एक तरफ ये काम हो रहा था, दूसरी तरफ इमरान रियान विलियम की हदायत के मुताबिक शेखुपुरा के करीब सोराब चलाली के फार्म हाउस में पहुंच चुका था। वो वहां बावर्ची के रूप में दाखिल हुआ था और इस तरह मुझ पर यह इंकशाफ हुआ था कि वो जहां और बहुत से काम कर लेता है वहां खाना पकाना भी जानता है। रात को उसने जलाली के फार्म हाउस से ही मुझे फोन किया, जिगर अब आ जाओ तुम भी, मुझसे अकेले ये सारा काम नहीं संभाला जा रहा, प्याज काट काट कर मैं नाबीना होने वाला हूं। ऐसे काम तो मुझसे भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो तुम कर दोगे, बस आ जाओ फटाफट। मैंने जलाली साहब से कह रखा है कि मेरा असिस्टेंट भी 1-2 दिन में आने वाला है, परसों यहाँ एक दावत भी है, मैं तो प्याज छील छील कर मीना कुमारी बन जाऊंगा। मीना कुमारी क्यों भाई, मैं रोने धोने की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ के हालात वाकई गड़बड़ हैं, अंदर खाने कुछ न कुछ है। 1-2 बातें ऐसी हैं जिनके बारे में जान कर मेरी खोपड़ी फेल हो चुकी है। तुम आओगे तो कुछ मशवरा भी हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, 1-1 और 2 11, किस किस्म की बातें हैं, बस कुछ समझ में ना आने वाली बातें हैं। लगता है कि यहाँ कोई फिल्म चल रही है। तो फिर कब पहुंच रहे हो तुम? मैं चाहता हूँ कि सरवत और नुसरत यहाँ से इलाज के लिए रवाना हो जाएं तो फिर आऊँ। जिगर वो काम तो अब हो ही जाना है। अभी जिलानी का फोन आया था, उसका कहना है कि 10 रोज तक वीजा लग जाएगा। अब वहां कोई रुकावट नहीं है, तुम बस आने वाली बात करो। ठीक है, कल शाम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन आना किस हैसियत से है? तुम्हें बताया तो था कि तुम मेरे मुआवन हो। कुछ अर्सा पहले एक बड़े हिंदुस्तानी सनतकार ने लाहौर में हमारे हाथ का खाना खाया और हमें अपने साथ इंडिया ले गया। इंडिया में हम दोनों कई खाते पीते घरानों में खिदमात अंजाम दे चुके, जिनमें मशहूर फिल्मी सितारे भी शामिल हैं, मसलन राज कपूर, समीता पाटिल, अमजद खान, दिव्या भारती। जिन सितारों के तुमने नाम लिए हैं वो सारे के सारे दारे फानी से कूच कर चुके हैं। तो यार उन्होंने हमारे खानों की वजह से तो कुछ नहीं किया ना, और अगर किया भी है तो इसमें अच्छाई का पहलू भी निकलता है। हमारे पकाए हुए खाने इतने लजीज होते हैं कि बंदा इन पर अपनी जान लुटा देता है। अच्छा, ज्यादा जुबान मत चलाओ, मुझे वहां किस नाम से पहुंचना है और तुम्हें किस नाम से बुलाना है। तुम अपने असली नाम से ही आओगे और मुझे जिस तरह की इज्जत चाहते लेना, उस्ताद जी कह लेना, मास्टर जी, जनाब, सर वगैरह वगैरह। वो एक शफक रंग शाम थी जब मैं एक देहाती तांगे से उतरा और फार्म हाउस के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं आम सी शलवार कमीज में मलबूस था, एक छोटा सा अटैची केस भी मेरे हाथ में था। इस वसी फार्म हाउस को एक 10 फुट ऊंची पुख्ता दीवार से महफूज किया गया था। दीवार से ऊपर खारदार तार भी थे। गेट पर 2 मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे। इन्हें मेरी आमद के बारे में पहले ही बताया जा चुका था, लिहाजा मुझे गेट से गुजरने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। एक मुहाफिज ने पुकार कर कहा, फतेह मोहम्मद, इन भाई साहब को बावर्ची खाने में इमरान साहब के पास पहुंचा दो। फतेह मोहम्मद घनी मूंछों और गहरी रंगत वाला एक दराज का शख्स था। उसकी आंखें गहरी सुर्ख थीं, होठ सिगरेट नोशी के सबब स्यातर थे। उसके कंधे से पिस्तौल का स्याह होल्स्टर झूल रहा था। उसने मुझे परखने वाली नजरों से देखा, फिर एक लफ्ज कहे बगैर मेरे आगे आगे चल दिया। फार्म की जमीन के बीचों बीच सुर्ख ईंटों से बनी हुई एक पुरानी इमारत थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। इमारत का रकबा करीबन 2 कनाल होगा। इमारत तक एक तवील ड्राइवे जाता था। इसकी दोनों तरफ क्यारियां थी और सफेदे के दरख्त थे। सूरज का सुर्ख थाल इन दरख्तों के पीछे ओझल हो रहा था। दाएं तरफ टेडी बकरियों का एक बहुत बड़ा बाड़ा नजर आ रहा था। बाईं तरफ एक फिश फार्म था जिसके किनारे पर खुश्क गोबर वगैरह दिखाई दे रहा था। हम ड्राइवे पर चलते हुए पोर्च में पहुंचे। इस पैदल सफर के दौरान न जाने क्यों मुझे महसूस होता रहा कि कुछ निगाहें मुझे घूर रही हैं। पोर्च में जलाली साहब की पुरानी शेवरलेट एक नई शान के साथ मौजूद थी। जल्दी में कोठी के वसी बावर्ची खाने में इमरान के साथ मौजूद था। फतेह मोहम्मद हमें छोड़कर चला गया तो इमरान ने दाएं बाएं देखा और एक आंख दबाकर बोला, तुम बड़े वक्त पर आए हो तो अभी यहाँ जबरदस्त मार कुटाई होने वाली है। किसके साथ? मेरे साथ। क्या मतलब? इसने खिड़की में दूर खड़े एक हट्टे कट्टे शख्स की तरफ इशारा किया। वो एक कुताह कामत शख्स के साथ बातें कर रहा था। उसके अंदाज और कातो सकनात से अंदाजा होता था कि वो सख्त गुस्से में है। ये कौन है? मैंने पूछा। यहाँ का बड़ा वेटनरी डॉक्टर है। इसने यहाँ के सारे जानवरों के नाक में दम कर रखा है, लेकिन ये तुमसे क्यों झगड़ा करेगा? बस इसकी दुम पर मेरा पांव आ गया है। इसके सारे जिस्म में मिर्चें भरी हुई हैं। पता नहीं वो क्या कह रहा था। मैंने वसी बावर्ची खाने पर एक नजर डाली। 3-4 देचकों में खाना पक रहा था। इमरान बड़ी महारत से बारी बारी इनमें चमचा चला रहा था। खुशबू मजेदार थी और इस बात का पता देती थी कि इस काम में अनाड़ी नहीं है। बावर्ची खाने में तमाम जदीद और महंगी सहूलतें मौजूद थीं। एक तरफ माजी के मशहूर फिल्म स्टार की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में फिल्म स्टार कुक का लिबास पहने खाना पकाने में मसरूफ थी। एक अलमारी में कुकिंग से मुतालिक बहुत सी किताबें रखी थी। लो जी, वो फड्डेबाज है, इसी तरफ आ रहा है, इमरान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। दरमियानी उम्र का हट्टा कट्टा शख्स गुस्से में तपा हुआ बावर्ची खाने की तरफ आ रहा था। उसका अंदाज तशवीशनाक था। इमरान ने 2 चूल्हे बंद किए और बोला,
मेरा ख्याल है मार खाने के लिए ये जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या मतलब है यार, देखो यहाँ इतनी खूबसूरत फिल्म स्टार की तस्वीर लगी हुई है, कैसी लाइव तस्वीर है, लगता है वो बाकायदा हमें देख रही है। इतनी हसीन औरत के सामने बेइज्जत होने की हिम्मत मुझ में नहीं है। वो निकला और साथ वाले कमरे में चला गया, मैं भी उसके साथ आया। मैं जानता था कि वो मार खाने की बातें जानबूझकर कर रहा है। एक वेटनरी डॉक्टर भला उसका क्या बिगाड़ सकता था। वह मुझसे मुखातिब होकर बोला, तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, याद रखो तुम सिर्फ खानसामा हो और वो भी असिस्टेंट खानसामा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। चंद सेकंड बाद हट्टा कट्टा शख्स दनदनाता हुआ बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, फिर हमें साथ वाले कमरे में देखकर हमारी तरफ चला आया। इसकी उम्र 30-35 साल होगी, नाक चौड़ी और फूली हुई थी, माथे पर कट का पुराना निशान उसकी तुंद मिजाजी की तरफ इशारा करता था। वो इमरान को देखकर फुनकारा, मैंने कल क्या कहा था तुमसे, क्या कहा था? मैंने बकवास की थी कि मेरे काम में दखल मत दो, लेकिन डॉक्टर साहब वो इतनी महंगी बिल्ली, वो मर रही थी और आप लाहौर गए हुए थे। मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ न गया तो वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल सकेगी। वो मर जाती, सारी बिल्लियां मर जाती, लेकिन तुम हरामजादे कौन होते हो मेरे मामलों में टांग अड़ाने वाले? कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? किस बाग की मूली हो? उसने इमरान को जोर से धक्का दिया। इमरान दीवार से टकराया, फिर गुस्से में बोला, देखो डॉक्टर राशिद है, जुबान से बात करो, हाथ मत चला वरना। उसने हाथ घुमाकर इमरान को थप्पड़ मारा। वरना क्या? वरना क्या? क्या कर लेगा तू कुत्ते के बच्चे? 2 टके के बावर्ची, मैं दांत तोड़ दूंगा तेरे। वो इमरान पर फिल पड़ा। इमरान गिर गया। उसने लात और घूंसों की बारिश कर दी। मैंने इमरान को छुड़ाने की अधूरी सी कोशिश की। इस कोशिश में मुझे भी एक घूंसा पड़ा। मैं समझ गया कि यह इमरान की कोई प्लानिंग है। इमरान पर गुस्सा उतारने के बाद डॉक्टर राशिद फुनकारता और गालियां बकता हुआ वापस चला गया। इमरान की एक बाइश से खून रिसने लगा था, रुखसार पर भी चोट आई थी। इमरान वापस बावर्ची खाने में आ गया। उसने मुंह हाथ धोया और किसी साबिर शाकिर बीवी की तरह फिर से खाना पकाने में मसरूफ हो गया। मैंने कहा, लगता है कि पिछले 4-5 दिनों में इस डॉक्टर राशिद से काफी याद अल्लाह हो गई है तुम्हारी। तुम्हें पता है अड़ियल बंदों से याद अल्लाह हो ही जाती है मेरी। यहाँ जलाली साहब के चिड़ियाघर में एक बड़ी कीमती ईरानी बिल्ली है। 10-15 दिन में उसने बच्चे भी दे देने हैं। वो बीमार है 2 हफ्ते से, कुछ भी खा पी नहीं रही। डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट पर उस पर उल्टा असर हो रहा है। मैंने बिल्ली को प्यार मोहब्बत से समझाया, उसे गाना सुनाया। कुछ लोग रूठे हुए भी प्यारे लगते हैं, कितने प्यारे। बिल्ली का दिल पसीज गया। उसने आज मेरे हाथों से करीबन आध पाव दूध पिया है। बस इसी वजह से डॉक्टर साहब को तब चढ़ गई है। वो समझ नहीं कि मैं कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन इस अच्छे काम के लिए तुम्हें इस डंगर डॉक्टर से मार खाने की क्या जरूरत थी? बस ये मार्फत की बातें हैं। उसने किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग की तरह इस बात में सर हिलाया। मैंने बावर्ची खाने के जवाबी स्टूल पर बैठते हुए कहा, फोन पर तुमने बताया था कि यहाँ फार्म हाउस में कुछ उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। यार तुम बड़े घामड़ हो। अभी जो कुछ तुमने देखा है क्या वो उल्टा सीधा नहीं है? सांडनुमा डॉक्टर ने तुम्हारे सामने तुम्हारे यार को मारा पीटा है और दंदनाता वो वापस चला गया। और क्या ये उल्टा सीधा नहीं है कि तुम्हारी शक्ल में एक ऐसा शख्स यहाँ बावर्ची की खिदमात अंजाम देने आया जिसे अंडा तलना भी नहीं आता? और अगर इसके अलावा भी कुछ उल्टा सीधा देखना हो तो वो भी देख लेना। अभी रात होने वाली है। क्या मतलब रात होने वाली है? यार अक्सर उल्टी सीधी बातें रात ही को तो होती हैं। उसने आंख मींची। मैं समझ गया कि वो कुछ बताना नहीं चाहता। उसने एक नैपकिन की गद्दी बनाई और उसे चूल्हे पर गर्म करके अपने रुखसार की चोट की टकोर करने लगा। मैं उम्र सीधा सोहराब जलाली को देखना चाहता था, मगर रात गए तक उससे मुलाकात नहीं हुई। तहम मैंने जलाली के प्राइवेट चिड़ियाघर का एक हिस्सा जरूर देखा। वो यकीनन जानवरों में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसने उनकी रहाइश और खुराक वगैरह का बेहतरीन इंतजाम कर रखा था। यकीनन इस काम पर लाखों खर्च हो रहे थे। उसने बाज़ जानवरों की मलकियत के लिए बाकायदा लाइसेंस ले रखे थे। कई किस्म के हिरन, सांप, रीछ और ज़ेबरे वगैरह उसके कलेक्शन का हिस्सा थे। हाल ही में उसने तेंदुए का एक जोड़ा भी हासिल किया था। अभी वो आर्जी क़यामगाह में था। अब इस जोड़े के लिए एक शयान शान रहाइशगाह तैयार हो रही थी। इस रहाइशगाह के अक्कम में नायाब और कमयाब परिंदों के बहुत से पिंजरे थे। इमरान की जुबानी जो कुछ मालूम हुआ उसे पता चला कि जानवरों का एक डॉक्टर 24 घंटे यहाँ फार्म में रहता है। उसके साथ 2 असिस्टेंट भी हैं। सीनियर डॉक्टर राशिद एक दिन छोड़कर यहाँ विजिट करता है। सोहराब जलाली के 2 जाती मुआलिज हैं, दोनों नौजवान डॉक्टर्स हैं। उसके अलावा फार्म हाउस में मुलाजमीन का एक दस्ता है जिसके अरकान की तादाद 30 के करीब है। मर्द मुलाजिम फार्म हाउस में खिदमात अंजाम देते हैं, जबकि मुलाजमाएं कोठी के अंदरूनी हिस्से में होती हैं। रात सुकून से गुजरी कोई खास वाकया पेश नहीं आया। सोहराब जलाली से मेरी पहली मुलाकात अगले रोज सुबह सवेरे ही हो गई। इमरान बड़ी चाबक दस्ती से नाश्ता तैयार कर रहा था। मैं उसकी हदायत के मुताबिक छोटे मोटे कामों में मसरूफ था, जैसे अंडा फेंटना, टमाटर और प्याज काटना, ऑयल गर्म करना। अचानक एक छोटे से टेडी कुत्ते की बारीक आवाज सुनाई थी। कुत्ता तेजी से किचन की तरफ आ रहा था। उसके पीछे एक खूबसूरत स्टेप था। यह स्टेप जिस शख्स के हाथ में था वो सोहराब जलाली था। उसकी हित कज़ाई देख कर मैं हैरान हुआ।
इसका वजन बमुश्किल 50 किलोग्राम रहा होगा। उसने निक्कर पहन रखी थी जिसमें से उसकी सूखी सड़ी टांगे दो चोबी बैसाखियों की तरह नजर आती थी। चेहरा झुर्रियों भरा, मूछें सफेद और घनी, आंखें गुदली। अपने नीम गंजे सर को उसने पी कैप से छुपा रखा था। इमरान ने मुझे बताया था कि जलाली का दिल ठीक से काम नहीं करता। इसके सीने में दिल की रफ्तार बरकरार रखने के लिए पीस मेकर लगा हुआ है। इस पीस मेकर के अलावा भी जलाली की बेमिसाल से कुछ निशानियां उसके लागर जिस्म पर दिखाई दे रही थी। उसकी एक कलाई पर इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए कैनोला लगा हुआ था। जिस्म से किसी फासद मादे के खराज के लिए लगाई जाने वाली थैली भी कमर से झूल रही थी। इन सारी सौबतों के बावजूद वह अकड़ कर खड़ा हुआ था। उसकी निगाह सबसे पहले इमरान के रुखसार की चोट पर पड़ी। ये क्या है भाई? उसने कदरे बारीक आवाज में पूछा। बस जी, कल खिड़की का पट लग गया था। जलाली बोला, खिड़की का पट लगने से ऐसी चोट तो नहीं आती। ये तो लगता है कि किसी ने घोंसा मारा है। नीचे ठोड़ी पर भी नील नजर आ रहा है। नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं। डॉक्टर राशिद से तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं जी, उनसे झगड़ा क्यों होगा? वो अपने काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं करता और तुम 3 दिन से हैरानी बिल्ली के पीछे हाथ धो कर पड़े हुए हो। जलाली का लहजा थोड़ा सा सख्त था। गलती हो गई थी जी, अब ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे तुम ऐसा? तुम ऐसा करोगे, बल्कि आज से चारों ईरानी बिल्लियों की खुराक की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं समझा नहीं जी। तुम्हें पता है, मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। ईरानी बिल्लियों का वजन मुसलसल कम हो रहा है, यानी खाना पिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन जनाब, डॉक्टर राशिद साहब, डॉक्टर राशिद मुलाजिम है, मालिक नहीं है। मालिक मैं हूँ और तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ, और इसको तुमसे मुआफी भी मांगनी पड़ेगी। मुआफी किस बात की जी? ज्यादा एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ यहाँ कल जो कुछ हुआ है, और अब अपनी चोंच बंद करो, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इमरान ने इस बात में सर हिला। जलाली ने जैसे पहली मर्तबा मेरी तरफ देखा और उंगली उठाकर बोला, और ये कौन है? ताबिश नाम है जी इसका। मैंने आपसे इसका जिक्र किया था, ये मेरे साथ ही काम करता है। जलाली ने एक मर्तबा फिर मुझे घूरा और फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है, इसे यहाँ के असूल और कायदे अच्छी तरह समझा दो। जो हुक्म जनाब। इमरान ने अदब से सर झुकाया। मैंने भी गर्दन को खम दिया। सुराब जलाली ने टेडी कुत्ते के स्टेप को हल्का सा झटका दिया। वो शताबी से वापस मुड़ा। सुराब जलाली उसके पीछे पीछे चलता निगाहों से ओझल हो गया। सुराब जलाली के जाने के बाद इमरान ने दाएं बाएं देखा, फिर जलाली की नकल उतारते उसने कमरे में टहलना शुरू किया। आंखों पर ख्याली चश्मे को दुरुस्त किया, निक्कर को भी दुरुस्त किया और ऊपर की तरफ खींचा और बोला, बरखुदार दोपहर का खाना ठीक 12 बजे और रात का खाना 8:30 बजे खाया जाता है। ना 1 मिनट ज्यादा न कम। सोने का वक्त 10 बजे है। 10 बजे तक सारी रोशनियां बुझ जानी चाहिए। सिगरेट नोशी एकदम ममनू है, बल्कि हर तरह की तंबाकू नोशी। कोई मुलाजिम या उसका कोई मुलाकाती ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे सजा के तौर पर फार्म के 2 चक्कर दौड़कर लगाने पड़ेंगे और तनख्वाह का 1/4 हिस्सा काट लिया जाएगा। टीवी देखना भी मना है। मौसीकी धीमी आवाज में सुनी जा सकती है, लेकिन वो भी पुरानी। वीडियो पर पुरानी इंग्लिश और उर्दू फिल्में देखी जा सकती। 80 की दहाई से बाद की फिल्में देखने पर भी खातर खा जुर्माना होगा। और तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो? मजाक समझ रहे हो? उसे गुस्से में आकर किचन की मेज पर जोर से मुक्का मारा। जलाली के अंदाज में ऐनक को दुरुस्त किया और फुनकारा, दफा हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे एड्रेस पर भेज दी जाएगी। गेट आउट। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, फिर कुर्सी पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जलाली के अंदाज में अपनी जाती डॉक्टर को आवाज देते हुए बोला, महनाज गोली लाओ, सांस ठीक करने वाली गोली लाओ। यह ड्रामा बंद करो। मेरी समझ में आ गया है कि जलाली साहब किस टाइप की चीज है। मुझे सिर्फ यह बताओ कि जलाली साहब को कल वाले वाक़े का पता कैसे चला। यहाँ भी हुक्म जी के दरबार की तरह कोई जादू वगैरह तो नहीं चलता। मेरा इशारा कल होने वाली मार पिटाई की तरफ था। जादू तो हर जगह चलते हैं प्यारे, फर्क सिर्फ ये है कि ये जदीद जादू है। इंटरनेट भी एक जादू है, ये सेटेलाइट भी जादू होते हैं। दुनिया के हर बासी के घर का सहन तक देख सकते हैं। या कौन सा जादू है, इंटरनेट या सेटेलाइट या खुफिया कैमरे नस्ब हैं? बहुत को मुझे लाल कोठियां याद आ गई। वहां भी तो मैडम सफूरा ने खुफिया निगरानी का निजाम कायम किया हुआ है। लेकिन एक बात की वजाहत फरमा दो। इरशाद। मैंने किचन में दाएं बाएं देखा, फिर होले से कहा, अगर यहाँ खुफिया कैमरे लगे हुए हैं तो फिर अभी तुमने जलाली साहब की जो भोंडी नकल उतारी है और इनके स्टाइल की मिट्टी प्लीद की है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इतनी कच्ची गोलियां मैंने नहीं खेली हुई, बल्कि मैंने तो सिरे से गोलियां ही नहीं खेली। कैमरे हर जगह नहीं है, बस खास खास जगहों पर है। यानी कल जिस कमरे में डॉक्टर राशिद ने तुम्हें थप्पड़ और ठुड्डे वगैरह मारे, वहां कैमरा नष्ट था। अकलमंद होते जा रहे उसने कहा। अब यह बात मेरी समझ में आई कि कल जब इमरान ने डॉक्टर राशिद को गुस्से की हालत में किचन की तरफ आते देखा था तो यहां से निकलकर दूसरे कमरे में क्यों चला गया था। उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा था, यार यहां पर ही चेहरा फिल्म स्टार की तस्वीर लगी हुई है, यहां मार खाते अच्छा नहीं लगूंगा। उसकी उठपटांग बातों के पीछे अक्सर कोई वजह होती थी।
शाम के ठीक 4 बजे जब मैं और इमरान किचन में चाय की तैयारी कर रहे थे, मैंने ड्राइंग रूम में सोराब जलाली को देखा। वो गुदाज सोफे में धंस कर बैठे हुए थे और सोफे का हिस्सा ही दिखाई दे रहे थे। वो डॉक्टर राशिद से गुफ्तगू में मसरूफ थे। इनका अंदाज समझाने बुझाने वाला था। आज वो बड़े तहम्मुल से बात करते नजर आ रहे थे। ग्रांडियल डॉक्टर राशिद इस बात में सरी ला रहा था, तम किसी वक्त वो अपनी बात समझाने की कोशिश भी कर रहा था। मौजूद गुफ्तगू यकीनन कल वाला वाकया ही था। चाय जलाली साहब डॉक्टर राशिद को आमादा कर रहे थे कि वो अपनी जारियत पर इमरान से मुआवजत कर ले। जब मुलाजिम इन दोनों को चाय सर्व करके आया तब तक सब ठीक था। फिर पता नहीं कैसे अचानक जलाली साहब हत्थे से उकड़ गए। हमने उनके चिल्लाने की आवाज सुनी। ड्राइंग रूम में झांका तो नक्शा बतला हुआ था। उन्होंने चटाक से एक जोरदार थप्पड़ डॉक्टर राशिद के मुंह पर मारा, फिर एक छतरी पकड़ ली। वो बड़ी तेजी से उसे पीटने लगे। वो हक्का बक्का था, कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जलाली साहब उसे मौका ही कहां दे रहे थे। उल्टे पांव चलता चलता पुश्त के बल गिरा। जलाली साहब ने उसे ठोकरें मारी। डॉक्टर कभी शदीद गुस्सा दिखाता था, कभी मुआजरत का अंदाज इख्तियार करता था। उसकी बुखलाहट दीदनी थी। निकल जाओ यहां से, और ये कपड़े भी उतारो, ये वर्दी मेरी दी हुई है, उतारो ये वर्दी भी। जलाली साहब ने डॉक्टर राशिद के गिरेबान पर हाथ डाला और उसकी शर्ट उतारने की कोशिश की। जलाली साहब का मतमाए नजर समझकर गार्ड्स डॉक्टर राशिद की तरफ लपके। जलाली साहब डॉक्टर राशिद को मार रहे थे और साथ साथ उसके कपड़े उतारने का हुक्म भी दे रहे थे। 2 मिनट के अंदर डॉक्टर राशिद के जिस्म पर चड्डी और बुनियान के सिवा और कुछ नहीं रहा। जलाली साहब दहाड़े, 2 मिनट के बाद तुम्हें फार्म के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, वरना कुत्ते छोड़ दूंगा। हमने डॉक्टर राशिद को बड़ी बेतुकीरी के साथ गाड़ी में बैठते और राह फरार इख्तियार करते देखा। जलाली साहब की सांस धूकनी की तरह चल रही थी। एक तरफ से नौजवान लेडी डॉक्टर महनाज अपने सफेद कोट में दौड़ती हुई आई। एक मुलाजिम व्हील चेयर ले आया। जलाली साहब बेदम होकर उस पर बैठ गए। तकरीबन वैसा ही नक्शा था जो आज सवेरे इमरान ने मजाक में खींचा था। डॉक्टर महनाज ने जलाली साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर फौरन इन्हें एक गोली खाने के लिए दी। वो साथ साथ इन्हें पुरस्कून होने की तलकीन भी कर रही थी। जलाली साहब का पारा बदस्तूर चढ़ा हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी नदीम से कहा कि वो डॉक्टर अकील का नंबर मिलाए। डॉक्टर महनाज अपना खूबसूरत हाथ जलाली साहब के सीने पर चला रही थी और इन्हें आमादा कर रही थी कि वो अभी किसी से बात ना करें। लेकिन जलाली साहब की तेवरियां बता रही थी कि वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। सेक्रेटरी नदीम ने नंबर मिलाया तो उन्होंने फोन पर गरजते हुए कहा, इसी बारीक आवाज में गरज न कहा जा सकता था, डॉक्टर अकील कहाँ हो तुम? ठीक है, फौरन लाहौर वापस आओ और शेखुपुरा पहुंचो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस बनमार राशिद की जगह अपॉइंट कर रहा हूं। अभी इसी वक्त। नहीं, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम अभी शेखुपुरा पहुंचो, ये हुक्म है मेरा। जलाली के मिजाज का ये रुख देखने के बाद इनकी शख्सियत के बारे में काफी कुछ पता चल रहा था। जो एक दूसरी बात मालूम हो रही थी वो ये थी कि जलाली साहब खूबसूरती को पसंद करते थे। इनकी दोनों जाती मुआलिज नौजवान और खूबसूरत थी। खासतौर से महनाज, वो हमा वक्त उनके साथ नजर आती थी। जलाली साहब की उम्र और सेहत तो ऐसी हरगिज नहीं थी कि वह एक मर्द की हैसियत से खवातीन की खलवत से रवायती फायदा उठा सकते। ताहम जिस तरह खूबसूरत फूलों की मौजूदगी तबा में खुशगवारी पैदा करती है, इसी तरह इन मुमकिन था कि खूबसूरत खवातीन की मौजूदगी से जलाली साहब के दिलो दिमाग पर अच्छे असरात पड़ते हों। मैंने देखा था कि फार्म हाउस में मौजूद बेशतर मुलाजमाएं जवान और खुश शक्ल थीं। कम अज कम कबूल सूरत जरूर थी। रात 8 बजे के लगभग एक शानदार हुंडा आकार्ड पोर्च में आकर रुकी। इसमें से उतरने वाली एक जवान साल खातून थी। उम्र 26-27 साल होगी। उसने पतलून शर्ट पहन रखी थी। शहद रंग खूबसूरत बाल शानों पर झूल रहे थे। ड्राइवर के अलावा एक दरमियाने कद काट का सफेद पाम भी उसके साथ था। खातून के हाथ में स्टील का बना हुआ एक नहायत नफीस दीदा से पिंजरा था। इस पिंजरे में बिल्कुल छोटे साइज की 2 रंगीन चिड़ियां थीं। मुझे अंदाजा हुआ कि यह खातून और उसका साथी चिड़ियों का ये जोड़ा जलाली साहब के लिए बतौर तोहफा लाए हैं। जलाली साहब से इन दोनों मेहमानों का वक्त तय था, इसलिए वो सीधे कोठी के ड्राइंग रूम में चले गए। मैंने खिड़की के शीशे में से देखा, जवान साल औरत बड़ी आजिजी और लगावट से जलाली साहब से बातें कर रही थी। जलाली साहब ने नीकर पहन रखी थी। वो गाये बगाए इनके सूखे सड़े घुटनों को भी हाथ लगाती थी। नायाब चिड़ियों का पिंजरा शीशे की तबाही पर रखा था। मैं किचन में पहुंचा। मैं इमरान को इन मेहमानों के बारे में बताना चाहता था, मगर वो बड़े इनिमाग से एक देजके में चमचा चलाने में मसरूफ था। साथ साथ वो किचन कैबिनेट के अंदर रखा हुआ रेडियो भी सुन रहा था। मैंने समझा शायद वो FM से लुत्फानंदोज हो रहा है। मैंने उससे पूछना चाहा तो उसने होठों पर उंगली रखकर शीख की आवाज निकाली और तब मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो रेडियो नहीं सुन रहा। यह कोई नई तर्ज का डिक्टाफोन था। डिक्टाफोन का रिसीवर बड़ी सफाई से एक डेकोरेशन पीस में छुपाया गया था। यह डेकोरेशन पीस किचन कैबिनेट के अंदर पड़ा था। मैंने कान लगाकर सुना तो ड्राइंग रूम में होने वाली गुफ्तगू की आवाजें वजाहत से मुझ तक पहुंचने लगी। औरत की दिलकश आवाज कानों से टकराई। बस जी, वो खुद भी अपनी गलती मान रहा है। वो बहुत शर्मिंदा है। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपका सामना कर सके। उसकी तरफ से मैं मुआफी मांगती हूँ। अगर आप इजाजत देंगी तो वो खुद भी आपके पास हाजिर हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसके आने की। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता।
अगर वो आएगा तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और एक बात तुम दोनों भी अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम्हारा ख्याल है कि प्यार मोहब्बत जताकर और नरम रवैया दिखाकर मुझे किसी गलत काम पर आमादा कर लोगे तो ये ख्याल भी दिल से निकाल दो। वो बाक्स तुम्हारा नहीं और ना मेरा है। हम में से किसी का इस पर कोई हक नहीं है। मेरे पास भी वो बस अमानत के तौर पर है। इसका असल मालिक मिल जाएगा तो मैं इसे 1 मिनट भी अपने पास रखना बहुत बड़ा गुनाह समझूंगा। प्लीज सर प्लीज, अब इसका जिक्र मत छेड़ें। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैं तो आपकी शख्सियत से मुतासर होकर यहाँ आई हूँ। यकीन करें, आपके पास 2 घड़ी बैठकर यूं लग रहा है जैसे किसी शानदार लाइब्रेरी में बहुत सा वक्त गुजारा है। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे लाइब्रेरी से किताबें चोरी करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। जलाल साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। जवान साल औरत ने फरमाइशी कहका लगाया। उसके साथ ही नौजवान का कहका भी उसमें शामिल था।